50 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। ऐसे उच्च तापमान में ऑक्सीजन और कालिख के जुड़ जाने से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति भी होती है। सक्रिय रीजेनरेशन दुगनी मात्रा में कालिख की सफाई करता है जब तक उसका स्तर 1.5 ग्राम पर लीटर तक ना हो जाए। सक्रिय रीजेनरेशन के दौरान हेस्ट लैंप उच्च तापमान दर्शाते हुए चमकता है। चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्जॉस्ट पाइप किसी दहनशील सतह पर खड़ा नहीं होना चाहिए और सफेद धुआं या असामान्य बदबू का कोई संकेत न हो। अगर ऐसा है तो लीकेज के लिए आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का निरीक्षण होना चाहिए। सक्रिय रीजेनरेशन खतरनाक बन जाता है जब ऊंचे तापमान में हम संकटजनक सामान उठाते हैं या जब रीजन किसी अनुचित जगह में शुरू होती है। ऐसी स्थिति में रीजन इनहिबिट बटन सक्रिय रीजेनरेशन को होने से रोकती है। चालक को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर गाड़ी को रोककर मैनुअल रीजन बटन प्रेस करना चाहिए ताकि स्टेशनरी रीजन पूरी हो सके। अगर सक्रिय रीजन इनहिबिट स्विच या कुछ अन्य खराबी के चलते काफी समय तक नहीं हुई हो तो डीबीएफ में कालिख की उत्पत्ति की मात्रा 6 ग्राम प्रति लीटर के ऊपर भी असामान्य तेजी से बढ़ सकती है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम चालक को इन मामलों में आगाह करती है। पहली चेतावनी 6.5 ग्राम प्रति लीटर पर मिलती है। साथ ही डीबीएफ का लाइट जलते ही मीडियम सीवियरिटी फॉल्ट कोड का पता चलता है। 9 ग्राम प्रति लीटर पे इंजन की ताकत 40% कम कर दी जाती है और इससे हाई सीवियरिटी फॉल्ट कोड का पता चलता है। 11 ग्राम प्रति लीटर के ऊपर इंजन की गति प्रतिबंधित हो जाती है और स्टॉप इंजन लाइट जलती है। साथ ही में हाई सीवियरिटी फॉल्ट कोड का पता चलता है। ऐसे में ड्राइवर को गाड़ी तुरंत रोकनी चाहिए और सर्विस सपोर्ट को कॉल करना चाहिए। हालांकि रीजेनरेशन से कालिख खत्म हो जाती है मगर डीबीएफ के बाहरी हिस्से की तरफ जमा हुए न जलने योग्य राख को साफ नहीं कर पाती है। इसीलिए जरूरी है कि जमी हुई राख को समय समय पर सर्विस सेंटर में साफ करवाया जाए। डीबीएफ से पार्टिकुलेट मैटर हटाने के बाद निकास की धारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के दूसरे पुर्जे में प्रवेश करता है जो कि मिक्सिंग चेंबर कहलाता है। अब यहाँ से दूसरे सिस्टम की भूमिका शुरू होती है, डीईएफ डोजिंग सिस्टम या यूएल 2.2 सिस्टम। यूएल 2.2 का चालन गाड़ी के चैसी में लगे डीईएफ टैंक से शुरू होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पंप या डीईएफ सप्लाई यूनिट और एक डीईएफ डोजिंग यूनिट यानी डोजिंग वाल्व जिसमें डीईएफ लाइंस डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को ले जाती हैं जो मिक्सिंग चेंबर में प्रवेश करती है। सभी लाइंस ईपीडीएम तत्व से बनी होती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। डीईएफ टैंक डीईएफ स्टोर करती है एक गैर विषैला घोल 32.5% यूरिया और 67.5% डी आयोडाइज्ड वाटर के साथ। एक स्मार्ट हेडर टैंक के अंदर जलमग्न रहती है जिसमें डीईएफ इनलेट और आउटलेट पाइप्स लगे हुए होते हैं और साथ ही तापमान, मात्रा और क्वालिटी सेंसर्स भी इसमें जुड़े होते हैं। डीईएफ सप्लाई यूनिट एक सक्शन इनलेट के द्वारा डीईएफ को टैंक से खींचती है और दबाव बनाकर फिर ये इसे डोजिंग यूनिट या वाल्व तक पहुंचाती है। इसके बाद डोजिंग यूनिट या वाल्व डीईएफ को निकास की धारा में छिड़कती है जहां वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डीकंपोज होती है। इंजन के स्टार्ट होते ही डीईएफ की सप्लाई चालू हो जाती है और डीईएफ का निरंतर बहाव सप्लाई और रिटर्न होता रहता है जिसमें अप्रयुक्त डीईएफ डोजिंग यूनिट से डीईएफ रिटर्न लाइन होते हुए डीईएफ टैंक तक पहुंच जाती है। अमोनिया को मिक्सिंग चेंबर में मिलाने के बाद निकास की धारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के एससीआर या सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन पुर्जे में प्रवेश कर जाता है। यहाँ फिर कैटलिस्ट की मौजूदगी में निकास में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड को अमोनिया द्वारा नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के तापमान पर निर्भर करते हुए
निकास की धारा में मौजूद नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 3 तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। मानक तरीके से जब सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड उपलब्ध हो, धीमे तरीके से जब सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो और तीव्र तरीके से जब दोनों नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो। चाहे जैसी भी प्रक्रिया हो, निकास की धारा को SCR BS6 मानदंड के अंतर्गत कम से कम पार्टिकुलेट के साथ पानी और नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। SCR प्रतिक्रिया के बाद भी कुछ अमोनिया के तत्व में परिवर्तन की कमी रह सकती है। इसे पानी और नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए कमिंस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में आधुनिक डिजाइन वाले कैटलिस्ट जैसे कि अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट जो कि अमोनिया ऑक्सीडेशन फंक्शन और सिंगल कैटलिस्ट जो कि SCR फंक्शन का काम करते हैं। बुद्धिमान प्रणाली और उत्प्रेरक की रचना के साथ और अनुकूलित ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी के मेल से DSC अमोनिया के तत्व हटाने में सक्षम है और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित हो जाता है, जो आखिर में नॉक्स उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। अमोनिया स्लिप की औसतन सीमा 10 ppm तक होती है। कमिंस BS6 इंजन के लिए सुनिश्चित करें कि हमेशा अल्ट्रा लो सल्फर का ही उपयोग हो, क्योंकि ज्यादा सल्फर आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में उत्प्रेरक को जहरीला बना देती है। आखिर में चालक के स्तर पर कुछ जरूरी बातों का पालन करना चाहिए और कुछ जरूरी बातों को अनदेखा करना चाहिए ताकि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस बरकरार रहे। और अब हम इस मजेदार सफर के अंत में आ गए। आशा है कि आपको आज की कक्षा में आनंद आया होगा। फिर मिलेंगे जहां हम दूसरे BS6 रहस्यों को सुलझाएंगे।